गांव की जिंदगी। सूरज अभी अभी पहाड़ों के पीछे से निकला था जब आयशा अपने छोटे से कुचे घर के बाहर बैठी मिट्टी से खेल रही थी। इसकी लंबी चोटियां इसके कुंधों पर लहरा रही थीं और उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपनी माँ समीना के लिए एक घर बना रही थी मिट्टी का, लेकिन उसके ख्यालों में ये शहर का एक आलीशान महल था। अम्मी देखो ना, ये हमारा नया घर है, इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी और तुम्हें कभी रहीम खां के घर झाड़ू नहीं देना पड़ेगा। इसकी आवाज में बचपन की मासूमियत थी, लेकिन ख्वाबों की गहराई भी। समीना दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी हाथों में धलाई के कपड़ों की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। इसका चेहरा बरसों की मेहनत से झरियों से भर गया था, लेकिन आयशा की बात सुनकर इसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ मेरी जान, बस तो पढ़ लिख जा, फिर सब कुछ होगा। वो झुककर उसके सर पर हाथ फेरती थी, लेकिन उसके दिल में एक खौफ समाया हुआ था। इसके शौहर इस्लाम की मौत को 10 साल हो चुके थे। तब से वो अकेली आयशा को पाल रही थी और गांव के जमींदार रहीम खां के घर काम करके 2 वक्त की रोटी जोड़ती थी। गांव छोटा सा था, जहां हर घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छतें खजूर के पत्तों से बनी थीं। सुबह के वक्त औरतें कनुओं से पानी भरते और मर्द खेतों की तरफ निकल जाते। आयशा उस गांव की वाहिद लड़की थी जो स्कूल जाती थी। इसके वालिद ने मरने से पहले उसे पढ़ाने की कसम खाई थी और समीना ने इस कसम को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। लेकिन स्कूल 7 किलोमीटर दूर था और आयशा हर रोज पैदल चलकर जाती थी। इसकी वर्दी पुरानी हो चुकी थी और जूतों के तिलों में सुराख हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत न आती थी। आयशा के ख्वाब शाम को जब आयशा स्कूल से वापस आई, वो अपनी माँ के पास बैठ गई। उम्मी, आज मुझने कहा कि अगर मैं अच्छा पढ़ूं तो शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले सकती हूँ। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर और अफसर बनते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम्हारा इलाज होगा। करूंगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। इसकी बातों में जोश था और समीना के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन उसे मालूम था कि शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे जो इसके पास कभी न थे। रात को जब आयशा सो गई, समीना चारपाई पर बैठकर आसमान की तरफ देखती रही। सितारों की चमक उसे अपने शौहर की याद दिलाती थी। इस्लाम एक मजदूर था जो खेतों में काम करता था। दिन वो खेत से वापस आते हुए दरिया में बह गया था। इसकी लाश तक न मिली और समीना अकेली रह गई थी। उसने आयशा को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा, लेकिन अब उसे लगता था कि उसकी बेटी के ख्वाब शायद इसकी पहुंच से बाहर हैं। बीमारी का आगाज चंद दिन बाद आयशा को हल्का बुखार हुआ। समीना ने उसे घर पर बिठा दिया और अदरक की चाय पिलाई। शायद होगा कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करेगा, सर्दी लग गई होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन दूसरे दिन आयशा की तबीयत मजीद बिगड़ गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों की चमक मानद पड़ने लगी। समीना ने गांव की दाई को बुलाया, जिसने कहा, यह बुखार नहीं, कुछ और है, डॉक्टर को दिखाओ। गांव का डॉक्टर हाजी बशीर एक बूढ़ा आदमी था जो सिर्फ बुखार और जुकाम की दवाइयां देता था। उसने आयशा को देखा और सर खिंचाते हुए कहा, उसे शहर ले जाओ, यहां मेरा बस नहीं चलेगा। समीना के पांव तले जमीन खसक गई। शहर जाने के लिए बस का किराया, अस्पताल के अखराजात, ये सब उसके लिए एक ख्वाब से कम न था। लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। कुर्बानी का पहला कदम अगले दिन समीना अपनी छोटी सी जमीन बेचने निकल पड़ी। ये जमीन इस्लाम ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदी थी और समीना उसे आयशा के मुस्तकबिल के लिए बचा रही थी। गांव के एक ताजिर ने उसे 5000 रुपए दिए, असल कीमत से आधा। लेकिन समीना के पास चारा न था। वो पैसे लेकर घर आई और आयशा को शहर ले जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे अंदाजा न था कि ये सफर उसकी जिंदगी का रख बदल देगा। रहीम खां की हवेलीगांव की गलियों में धूप तेज हो चली थी। सूरज सिर पर चढ़ाया था और हवा में गर्म लू के झोंके चल रहे थे। समीना अपने छोटे से घर के बाहर खड़ी थी। इसके हाथ में 5000 रुपयों का बंडल था जो उसे जमीन बेचने से मिला था। आयशा अंदर चारपाई पर लेटी थी। उसका चेहरा जर्द और जिस्म कमजोर। बुखार अभी तक न उतरा था और उसकी सांसों में एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। समीना ने उसे देखा और उसके दिल में एक तूफान उठा। ये पैसे शहर तक है, पहुंचने के लिए भी काफी नहीं, इसने सोचा। अस्पताल का खर्चा कहां से आएगा? उसके पास एक ही रास्ता बचा था, रहीम खां से मदद मांगना। रहीम खां गांव का जमींदार था, एक जालिम और लालची आदमी जिसके पास न सिर्फ जमीन थी बल्कि गांव वालों की जिंदगियों पर भी कब्जा था।
समीना बरसों से उसके घर काम करती थी, कपड़े धोती, झाड़ू देती और कभी कभार उसकी बीवी के लिए खाना पकाती। लेकिन रहीम खां की फितरत उसे अच्छी तरह मालूम थी। वो कभी मुफ्त में किसी की मदद न करता था। समीना ने अपना दुपट्टा दरस्त किया, आयशा के माथे पर हाथ रखा और पड़ोसन जैनब को बुलाया। जैनब बाजी, मेरी बेटी को थोड़ी देर देखना, मैं अभी आती हूं। जैनब ने सिर हिला दिया, लेकिन इसकी आंखों में फिक्र थी। कहां जा रही हो समीना? उसने पूछा, रहीम खां से मदद मांगने। समीना ने धीमी आवाज में कहा। जैनब का चेहरा सुकड़ गया। उस शैतान से बच के रहना समीना, वो कोई अच्छा आदमी नहीं। लेकिन समीना के पास कोई और चारा न था। रहीम खां से मुलाकात रहीम खां की हवेली गांव के बीच में एक किले की तरह खड़ी थी। इसकी दीवारें पकी थीं और दरवाजे पर 2 मुसल्लह आदमी खड़े थे। समीना जब अंदर दाखिल हुई तो उसे एक बड़े सहन में ले जाया गया, जहां रहीम खां अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। इसका मोटा जिस्म पसीने से शराबूर था और उसके हाथ में एक बड़ा गिलास था जिसमें शरबत भरा हुआ था। इसके सामने कई गरीब किसान खड़े थे जो अपने कर्जों की माफी मांग रहे थे। क्या चाहती है औरत? रहीम खां ने उसे देखते ही गर्ज कर कहा। समीना ने सिर झुकाया और अपनी लरजती आवाज में कहा, हुजूर, मेरी बेटी बीमार है, उसे शहर ले जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, आपसे मदद मांगने आई हूं। रहीम खां ने एक बुलंद कहकहा लगाया। पैसे? क्या मैं कोई खैरात खाना चला रहा हूं? उसके लहजे में हुकारत थी। समीना ने हिम्मत की ओर कहा, हुजूर, मैं आपके घर बरसों से काम हो रहा हूं, करती हूं, मेरी बेटी मर रही है, बुराहे करम कुछ कर्ज दे दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगी। शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कर्ज तो दे सकता हूं, लेकिन बदले में क्या देगी? तो उसने अपना गिलास नीचे रखा और आगे झुककर कहा, तेरी जमीन तो तू बीच आई, अब तेरे पास क्या बचा है? समीना के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि रहीम खां क्या कह रहा है। उसने सिर झुका लिया और चुप रही। रहीम खां ने उसकी खामोशी को हां समझा। अच्छा, कल रात को आजा, 10,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी को बताया तो तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। समीना के आंसू इसके दोपटे पर गिरने लगे, लेकिन उसने सिर हिला दिया। शहर का सफर बस की खिड़की से बाहर धूल उड़ रही थी। सड़क पर गाड़ियों के हारिन और धुएं की बू ने फजा को भारी कर दिया था। समीना की गोद में आयशा लेटी हुई थी। इसका सिर इसकी मां के कुंधे पर रखा था। बुखार अभी तक न उतरा था और उसकी सांसों में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। समीना के हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें चंद कपड़े और जमीन बेचने से मिले कुछ रुपए थे। इसके चेहरे पर थकन और खौफ के आसार थे, लेकिन उसकी आंखों में एक इज्म भी था, अपनी बेटी को बचाने का इज्म। बस जब शहर के बस अड्डे पर रखी तो शोर और हुजूम ने समीना को चौंका दिया। गांव की सादगी के बाद ये शहर उसे एक अजनबी दुनिया लगा। लोग इधर उधर भाग रहे थे, रिक्शों के ड्राइवर चीख रहे थे और सड़क के किनारे खाने की दुकानें धुआं उड़ा रही थीं। समीना ने आयशा को मजबूती से पकड़ा और बस से उतर गई। अब क्या है करूं? उसने सोचा। इसके पास न कोई रिश्तेदार था, न कोई पता। एक रिक्शा वाले ने उन्हें देखकर आवाज लगाई, बाजी, कहां जाना है? समीना ने हचकचाते हुए कहा, कोई सस्ती जगह जहां रह सके। रिक्शा वाले ने सिर खिंचाया और कहा, कुची बस्ती चलोगी, वहां किराया कम है। समीना ने सिर हिला दिया। इसके पास सोचने का वक्त न था। कच्ची बस्ती में आमदृक्षा कच्ची सड़कों से होता हुआ एक तंग गली में रखा। यहाँ छोटे छोटे घर थे जिनकी दीवारें ईंटों और मिट्टी से बनी थीं और छतें टीन की चादरों से ढकी हुई थीं। गलियों में बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और औरतें दहलीज पर बैठकर सब्जियां काट रही थीं। बदबू और शूर का मलगूबा था, लेकिन समीना है को इससे कोई फर्क न पड़ा। उसने रिक्शा वाले को चंद नोट दिए और आयशा को उठाकर एक औरत से पूछा, बाजी, यहाँ कोई कमरा किराए पर मिल सकता है? औरत ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, उधर चलाओ, मेरी बीवाह सास का कमरा खाली है, 500 रुपए महीना। समीना के पास ज्यादा पैसे न थे, लेकिन उसने फौरन हाँ कर दी। कमरा छोटा सा था, एक कोने में चूल्हा, दूसरे कोने में पानी का मटका और बीच में मिट्टी का फर्श। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और छत से पानी टपकता था। लेकिन समीना ने आयशा को चारपाई पर लिटाया और उसके माथे पर हाथ रखा। अब सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, उसने कहा, हालांकि उसे खुद यकीन न था। नौकरी की तलाशागली सुबह समीना नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। इसने आयशा को पड़ोस की एक औरत रखसाना के हवाले किया। रखसाना एक दर्जी थी जो घर बैठकर कपड़े सीती थी। उसने कहा, मैं तेरी बेटी को देख लूंगी, लेकिन तो जल्दी वापस आ जाना।
थमीना ने शुक्र अदा किया और शहर की गलियों में निकल गई। इसने सबसे पहले एक दुकान पर पूछा, भाई कोई काम मिल सकता है? दुकानदार ने उसे देखकर कहा, दुकान में औरतों को नहीं रखते। फिर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत निकली और बोली, बर्तन धोने वाला काम है, 30 रुपए दिन। थमीना ने फौरन हाँ कर दी। इस दिन उसने 10 घंटे बर्तन धोए और उसके हाथों की खाल छिल गई। लेकिन जब वो रात को घर आई तो उसके पास सिर्फ 30 रुपए थे, जो आयशा की दवाई के लिए भी काफी न थे। अगले दिन उसे एक फैक्ट्री में काम मिला जहां कपड़ों की पैकिंग होती थी। 12 घंटे खड़े रहने के बदले उसे 100 रुपए मिले, लेकिन काम इतना सख्त था कि उसकी कमर टूट गई। वो रात को घर आई, आयशा के पास बैठी और खामोशी से रो पड़ी। ये शहर गांव से भी जालिम है, इसने सोचा। आयशा की बिगड़ती सेहत, आयशा की तबीयत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही थी। बुखार कम होने के बजाय बढ़ता गया और अब उसे खांसी भी शुरू हो गई थी। इसकी खांसी में कभी कभार खून के धब्बे नजर आते थे जो थमीना के दिल को दहला देते थे। एक रात आयशा ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी मुझे है, गांव की याद आती है, वहां हुआ साफ थी। थमीना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस थोड़े दिन और मेरी जान, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तुझे। रुखसाना ने एक दिन थमीना से कहा, तेरी बेटी को अस्पताल ले जा, यहाँ एक डॉक्टर सहेल है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। थमीना के दिल में उम्मीद जागी। अगले दिन वो आयशा को रिक्शे में बैठाकर डॉक्टर सहेल के कलिंक ले गई। कलिंक एक छोटी सी इमारत में था जहां गरीब मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। डॉक्टर सहेल से मुलाकात। डॉक्टर सहेल एक मयाना कद आदमी था जिसकी दाढ़ी हल्की सी सफेद हो चुकी थी। सफेद हो, उसकी आंखों में शफकत थी और वो हर मरीज से नरमी से बात करता था। जब समीना की बारी आई, उसने आयशा को देखा और उसका बुखार चेक किया। फिर उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहा, उन टेस्टों के बाद ही पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन फिक्र न करो, मैं मुफ्त इलाज करूंगा। समीना ने उसके हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सहेल ने रोक दिया। बस दुआ करो कि तेरी बेटी ठीक हो जाए। टेस्ट के लिए पैसे दरकार थे जो समीना के पास न थे। इसने अपनी मां की आखिरी निशानी, एक चांदी की अंगूठी, बेच दी और टेस्ट करवाए। चंद दिन बाद नतीजे आए। डॉक्टर सहेल ने थमीना को बुलाया और कहा, आयशा को खून का कैंसर है, ये इलाज मुमकिन है लेकिन बहुत महंगा है। थमीना के पांव तले जमीन खसक गई। इसने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ कर चुकी हूं, अब क्या करूं? डॉक्टर सहेल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ खैराती उदारों से मदद मिल जाए, लेकिन वक्त कम है। रात को समीना आयशा के पास बैठी उसके बालों में हाथ फेरती रही। इसके जहन में रहीम खां की बातें गूंज रही थीं और उसका दिल चीख रहा था। क्या मेरी सारी कुर्बानियां रायगा जाएंगी? उसने सोचा। कुची बस्ती में, रोजमर्रा शहर की कुची बस्ती में सुबह का आगाज शोर से होता था। गली में रक्षों की आवाजें, बच्चों का चीखना और औरतों की बातें फजा में गूंजती थीं। समीना अपने छोटे से कमरे में चूल्हे पर चाय बना रही थी। इसके हाथ अभी तक फैक्ट्री के काम से जख्मी थे और उसकी कमर में दर्द उठ रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आयशा पर था जो है चारपाई पर लेटी हुई थी। आयशा की हालत कुछ बेहतर लग रही थी। डॉक्टर सहेल ने उसे कुछ दवाइयां दी थीं जो मुफ्त में मिल गई थीं और उसका बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन उसकी कमजोरी अभी तक न गई थी। इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए थे और उसका चेहरा पतला हो चुका था। वो कभी कभार मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द छिपा होता था। ओमी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। समीना ने चाय का कप उसके हाथ में दिया और कहा, हाँ मेरी जान, बस डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो करते रहना। उसने अपने दिल के खौफ को छुपा लिया। डॉक्टर सहेल ने कहा था कि दवाइयों से आयशा की हालत कुछ दिनों के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। पैसे जो समीना के पास न थे। जद्दोजहद का तसलसल समीना अब 2 नौकरियां कर रही थी। सुबह वो घरों में बर्तन धोती थी और शाम को फैक्ट्री में कपड़ों की पैकिंग करती थी। वो सुबह सवेरे निकलती और रात गए घर आती। इसके पांव सौज गए थे और उसके हाथों पर छालों के निशान पड़ चुके थे, लेकिन वो कभी शिकायत न करती थी। हर रात वो आयशा के पास बैठती, इसके बालों में हाथ फेरती और उसे गांव की कहानियां सुनाती, वो कहानियां जो आयशा को सुकून देती थीं। एक दिन फैक्ट्री में उसका हाथ मशीन में फंस गया, खून बहने लगा और उसे फौरन छुट्टी देनी पड़ी। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, अब कल मत आना, तेरी जगह कोई और ले लेगा।
थुमिना के पास अब सिर्फ बर्तन धोने की नौकरी बची थी, जो मुश्किल से 30 रुपए दिन देती थी। वो घर आई, अपना हाथ पट्टी से बांधा और आयशा के पास बैठ गई। अम्मी, तुम्हारा हाथ? आयशा ने फिक्र से पूछा। कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, थमीना ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छुपे थे। रुखसाना का इंकिशाफ पड़ोस की औरत रखसाना अब आयशा की अच्छी दोस्त बन गई थी। वो रोजाना उसके पास बैठती, इससे बातें करती और कभी कभार उसे अपने बनाए हुए कपड़ों की कहानियां सुनाती। एक दिन रखसाना ने आयशा से कहा, तेरी उम्मी बहुत हिम्मत वाली है, उसने तेरे लिए बहुत कुछ है। क्या है? आयशा ने हैरत से पूछा। क्या क्या बाजी? रुखसाना ने हचकचाते हुए कहा। तू नहीं जानती, गांव में उसने तेरी बीमारी के लिए अपनी इज्जत तक दी थी। रहीम है, खां जैसे जालिम से मदद मांगी थी, लेकिन उसने धोखा दे दिया। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? उसने लर्जती आवाज में पूछा। रखसाना को एहसास हुआ कि उसने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया। बस तू अपनी उम्मी की कदर कर, वो तेरी जान से ज्यादा प्यार करती है। इसने बात खत्म की ओर चली गई। आयशा के जहन में सवालात का तूफान उठ गया। वो रात भर सो न सकी। इसके सामने रहीम खां का नाम गूंजता रहा। वो जमींदार जिसके घर उसकी माँ काम करती थी। उसे याद आया कि गांव से निकलते वक्त लोग उसकी माँ को गालियां दे रहे थे और उसकी समझ में न आया था कि क्यों। अब उसे शक हुआ कि उसकी बीमारी ने इसकी माँ से कुछ छीन लिया था। सामना अगली शाम जब थमीना घर आई तो आयशा ने उससे पूछा, उम्मी, तुमने मेरे लिए क्या किया था गांव में? रखसाना बाजी ने कुछ बताया, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। थमीना का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने बात घुमाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस जमीन बेच दी थी। तू क्यों परेशान होती है? लेकिन आयशा ने इसरार किया। नहीं उम्मी, सच बताओ, रहीम खां ने तुमसे किया मांगा था। सुमिना के हाथ कांपने लगे। वो चारपाई पर बैठ गई और सर झुका लिया। आयशा, तू मेरी जान है, मैंने बस तुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और चीख कर कहा, सच बताओ उम्मी, मेरी वजह से क्या हुआ? सुमिना आखिरकार टूट गई। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। रहीम खां की शर्त, उसकी कुर्बानी और उसके बाद की बेइज्जती। मैंने सोचा था कि वो पैसे देगा और तू बच जाएगी, लेकिन उसने धोखा दिया। मेरी सारी इज्जत ले ली और हमें गांव से निकाल दिया। इसकी आवाज में दर्द और शर्मिंदगी थी। आयशा सकते में चली गई। इसके कानों में अपनी मां की चीखें गूंजने लगे और उसके सामने वो रात जिंदा हो गई जो इसने कभी देखी न थी। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही कसूरवार हूं। सुमीना ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं मेरी जान, तू कसूर